इसके बाद आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। रेगुलेशन दो तरीके की होती है, एक जो होती है वो होती है इंट्रिंसिक और दूसरी जो होती है वो होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन। इंट्रिंसिक रेगुलेशन ये होती है कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म। सब इसमें होता है कि जब हार्ट में हम ज़्यादा ब्लड आ रहा है बॉडी से तो फिर हार्ट उतनी ही ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसी तरीके से जो हार्ट से ब्लड आउट मूव करेगा बॉडी की तरफ वो भी ज़्यादा प्रेशर से मूव करेगा और ज़्यादा ब्लड आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ब्लड ज़्यादा हार्ट के अंदर आ रहा है तो हार्ट उसको ज़्यादा बाहर ब्लड को भेज रहा है ज़्यादा पावरफुल से कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, इसके इन्होंने यही मैकेनिज्म लिखा हुआ है दैट मोर द हार्ट मसल इज स्ट्रेच ड्यूरिंग फिलिंग द ग्रेटर इज़ द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रेटर इज़ द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प इनटू आयोटा। मतलब कि ज़्यादा फिलिंग हो रही है हार्ट के अंदर तो हार्ट के मसल स्ट्रेच करें तो वो ग्रेटर फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को बाहर मूव आउट कर देंगे। यही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व। वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व होता है, ये एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू पंप ब्लड। इसके अंदर दो कर्व्स होते हैं, एक होता है कि स्ट्रोक वर्क आउटपुट और एक वेंट्रिकल वॉल्यूम आउटपुट। स्ट्रोक वर्क आउटपुट मतलब अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर तो उसी तरह स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से ज़्यादा ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वो जो वॉल्यूम वेंट्रिकल्स बाहर पंप आउट कर रहे हैं आयोटा में पल्मोनरी ट्रंक में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यह इन ग्राफ दिखाए हुए हैं, यहाँ पे एक दफ़ा देख लें। यहाँ एंड पे भी इन्होंने ये लिखा है वेंट्रिकल फिल इन रिस्पॉन्स टू हाई आर्टरी प्रेशर ईच वेंट्रिकल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज। फिर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो पास आउट कर जाता है आर्टरीज के अंदर। उसके बाद है कंट्रोल बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इसके लिए मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने शॉर्टकट बनाई हुई है सारे, बस आप इसको यहाँ से कर लें कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलाइजेशन होती है उसकी वजह से हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ करता है, ये तो हमें पता है। अब अगर ज़ीरो स्टिमुलाइजेशन, कोई भी स्टिमुलाइजेशन नहीं आ रही तो हार्ट रेट एक्स होगा, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशंस है वो 30% ऑफ स्टिमुलाइजेशन आती है और जो हार्ट रेट होता है वो एक्स टाइम होता है, 30 टाइम्स होता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है और कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होता है, 30% ऑफ एक्स होता है। और अगर स्टिमुलाइजेशन आ जाए तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है। जो हार्ट रेट है वो 180 से 250 तक इंक्रीज़ हो जाता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह कार्डिक आउटपुट भी 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाइजेशन। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, और ये जो सिंपैथेटिक है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, अब हम पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है, इट में डिक्रीज़ टू अबाउट 20 to 40 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज अबाउट 20 to 30% एंड कार्डिक आउटपुट में इवन इंक्रीज टू मोर देन 50%। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम उसके बाद देखते हैं ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमने इसके ज़रिए कर लिया। उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस। अब जो पोटेशियम आयंस है वो हार्ट रेट को स्लो कर देता है और जो कैल्शियम आयंस है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर जाता है। अब पोटेशियम क्यों स्लो करता है, वो जो है ना हार्ट डायलेटेड और फ्लैसिड हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉक कर देता है कंडक्शन ऑफ कार्डिक इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से जो हार्ट की वीकनेस हो जाती है, अब नॉर्मल रिदम होता है और डेथ भी हो सकती है। पोटेशियम की तरह ही इफेक्ट होता है हमारे पास कि अगर ज़्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है हाई पोटेंशियम की वजह से। डिक्रीज़ ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस की ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाए इफेक्ट होता है पोटेशियम आयंस पे, तो ये वो डिक्रीज़ कर देता है ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में, ये इंक्रीज़ कर देता है और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उन्होंने हमें बताया हुआ हार्ट रेट के ऊपर भी और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ के ऊपर भी। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है। इस तरह कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने बताया हुआ अगर मॉडरेट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है
प्रोलॉन्ग नहीं है थोड़े टाइम के लिए तो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर जैसे फीवर वगैरह में इंक्रीज़ होता है तो वो वीकनेस करवा देता है और इसकी वजह से हम बंदे की डेथ भी हो जाती है। लास्ट में उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कि हम अगर आर्टरी प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ नहीं होता है, वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं करता जब तक कि आर्टरी प्रेशर 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज़ ना कर जाए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि ईज़ ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी टिश्यू, जितनी आसानी से ब्लड बॉडी टिश्यू से पास करा उसी तरीके से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है।